भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी.के. गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास का कोर्स चल रहा था और हम इसमें पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, या फिर आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 4। इससे पहले दो बड़े टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वीडियो में हमने दूसरे टॉपिक के 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम बाल विकास के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, है ना। और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस करा दिया जाएगा। और यहाँ पर कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, आपके सामने है क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपसे कल पूछा था। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 70-80 स्टूडेंट्स ने आंसर किए हैं। मैं देख लेता हूँ किस किस का सही है, किसका गलत है। और यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके बाद व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था के बाद आती है प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था में ही क्या है, बालक मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। इसलिए 16 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं, मैं पढ़ लेता हूं किस किसने आंसर सही किया है। सबसे पहला कमेंट है मृत्युंजय कुमार का। तो ये बोल रहे हैं कि बाल विकास, संस्कृत, हिंदी, पर्यावरण, गणित गणित सब कुछ कंप्लीट कराइए। देखिए, पर्यावरण का कंटेंट हम पहले ही करा चुके हैं। ईवीएस की पेडागोजी के प्रैक्टिस हम करा चुके हैं। आप कमेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 10वीं 11 नंबर पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी ईवीएस की, उसमें पूरा कंटेंट मैंने करा दिया है। और कंटेंट के बाद कुछ ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। ईवीएस पेडागोजी का सिलेबस मैंने आपको नहीं कराया है, तो वो भी कोशिश करूंगा मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा संस्कृत जी बिल्कुल हम थोड़े से वो हैं, संस्कृत में हमको थोड़ी बहुत ज़्यादा कम आती है संस्कृत। सबसे पहला कमेंट है नेहा निक्का, उन्होंने 16 का डी आंसर किया है, तो बिल्कुल सही है। राज राजावत, 6 का आंसर सी होगा। 6 का आंसर देखिए, 6 वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये बोला था कि शरीर में जो भी आकार में वृद्धि हो रही है, भार में वृद्धि हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको अभिवृद्धि उसको बोला जाता है, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। वहां पर हमें सबसे बेस्ट आंसर चुनना है। ऐसा नहीं है कि पेडागोजिकल तरीके से सोचिए, क्वेश्चन छोटा था, वहां पर हमें बेस्ट आंसर चुनना है कि अभिवृद्धि का मतलब होता है कि शरीर में किसी आकार वजन में वृद्धि होना। तो एग्जैक्ट मिल रहा था वहां पर, इसलिए वो आंसर सही था। और इसके अलावा और देख लेते हैं, सोनी भारती जी का कमेंट है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, सोनी भारती जी ने पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया है। 16 का 4, आकांक्षा रंजन का सही है बिल्कुल। प्रिया मिश्रा ने लिखा है थैंक यू सर, आप ऐसे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दीजिए, यू आर बेस्ट टीचर। तो बिल्कुल पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, एग्जाम से पहले पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जहां पर मुझे दिख रहा है कि आंसर गलत किया है। रोशनी शुक्ला जी ने सही किया है, शुभम सिंह ने सही किया है। और देख लेते हैं 16 का, ये है सोनी भारती जी ने भी सही किया है। और देख लेते हैं शुभांगी अस्थाना, इन्होंने भी 16 का आंसर सही किया है, 4 वाला ही आंसर होगा। और आलिया अंसारी जी ने भी सही किया है। और देख लेते हैं रोशनी शुक्ला जी ने पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया है। परमानंद सिंह जी ने भी आंसर सही किया है। नंबर 3 का ऑप्शन गलत है। हाँ, एक क्वेश्चन था नंबर 3 वाले में, उसमें ऑप्शन गलत हो गए थे, वृद्धि की जगह विकास हो गया था, विकास की जगह वृद्धि हो गई थी। तो 3rd और 4th वाले ऑप्शन थे, उसमें मिसप्रिंट हो गया था, है ना। इसके अलावा प्रियांशी पांडे हैं, इन्होंने सही किया है। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन इज रॉन्ग। अच्छा, वो 3rd वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए, है ना। दीपक कुमार, यू आर बेस्ट टीचर सर। 13 आए हैं। अच्छा, इनके 13 आए हैं आउट ऑफ 15 में से इनके 13, तो बहुत अच्छा स्कोर है दीपक जी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके कमेंट्स। चलिए, इतने सारे कमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, और सबके लगभग आंसर सही हैं। 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे देखे जिनके आंसर थोड़े से गड़बड़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए शुरू कर देते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको पता है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप, हमारे इंस्टाग्राम से, आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए डीके अकेडमी प्ले स्टोर से, वहाँ पर PDF इसकी मैं डालूंगा, है ना। CDP की PDF भी मैं वहाँ पर डालूंगा, अभी नहीं है, अभी नहीं डाली है, लेकिन डाल दूंगा 2-3 दिन में, है ना।
चलिए बाल विकास के सिद्धांतों में आज हम करेंगे क्या, देखिए बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, जितने भी सिद्धांत हैं 8-9 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उन सभी को पढ़ लेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ अजीब से क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए सिद्धांतों को बड़े ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे। पहला सिद्धांत आपकी स्क्रीन पर है, निरंतरता का सिद्धांत। बड़ा ही सिंपल है, आपने सबने 50 बार पढ़ रखा होगा। इसमें होता क्या है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत यानी कि जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी रुकता नहीं है, इसीलिए इसका सिद्धांत बना दिया है कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी रुकता नहीं है और ना ही कभी रुकेगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा एक चीज आपको बताता हूं कि सिद्धांत है ना, जैसे कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया कुछ, तो उसको सिद्धांत कब बनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई एक चीज करके देखी और आपके एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। उसको करने में जैसे 2 केमिकल आपने मिक्स करे, 2 केमिकल आपने मिलाए और दोनों एक बार में काम कर गए और बिल्कुल आपका सही एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, तो आपने कोई एक अपना प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत दे दिया। ऐसा नहीं होता है। सिद्धांत हमेशा तभी दिया जाता है कि कुछ उसके मानक होते हैं, कि उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता, यानी कि जो चीज़ हमेशा हर बार वही रिजल्ट आए। जैसे आपने जो केमिकल से कुछ बनाया है तो हर बार हमेशा उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो बहुत सारे उससे गुजरना पड़ता है तभी एक सिद्धांत बनता है ना। अब ये सिद्धांत है कि निरंतरता का सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत बन गया है और ये फिक्स्ड है कि मृत्यु पर्यंत तक का विकास होगा ही होगा और गर्भ से ही शुरू होता है, ये कभी बदलेगा नहीं और ये चीज़ कभी बदलेगी नहीं, तभी इसको निरंतरता का सिद्धांत दिया गया है ना। आगे देख लेते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। कुछ चीज़ें इसमें समान और प्रतिमान जैसी दिखेंगी आपको, जैसे सभी जो बालक होते हैं, सभी मनुष्य होते हैं, उनमें विकास की गति सेम नहीं होती है। किसी बालक में विकास की गति तीव्र होती है, किसी बालक में थोड़ी सी मंद होती है। किसी बच्चे का विकास तेजी से होता है, किसी का धीमे होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, कि जो गतियां हैं विकास की वो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। अब इसमें बोलोगे कि सर समान क्या है, समान प्रतिमान क्या है, तो इसमें क्या है कि विकास का क्रम आपको समान दिखेगा, कि बालक में जो विकास है उसका क्रम आपको समान दिखेगा, कि किसी का थोड़ा सा धीरे, किसी का तेज हो रहा है, लेकिन सबका हो रहा है ना, सबका हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी का रुक ही गया है, सबका हो रहा है। इसको बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, है ना। तो ये दूसरा सिद्धांत है। 2 सिद्धांत आपने पढ़े, निरंतरता का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है आपकी स्क्रीन पर है, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसका पूरा नाम है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य जाति होती है वो अलग है, जानवरों की जाति अलग है, पक्षियों की जाति अलग है, तो इन सभी में जो विकास है वो अलग अलग पाया जाता है। मनुष्य जाति में आपको एक क्रम विकास में देखने को मिलेगा। एक क्रम जैसे कि मनुष्यों का जो विकास है हमेशा सिर से लेकर पैर की ओर होता है, ये आपको पता है। इसको सिर पदाभिमुख भी कहते हैं, कि सिर से लेकर पैर की ओर। ये चीज आपको जानवरों में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि जानवरों में विकास हो रहा होगा, इंसानों से अलग होगा। पक्षियों में विकास हो रहा होगा, इंसानों से अलग होगा। कीड़े मकोड़ों में विकास हो रहा है, लेकिन इंसानों से क्या है, अलग है। तो ये है विकास क्रम की एकरूपता। जो मनुष्य जाति है उसमें विकास अन्य जातियों की तुलना में भिन्न पाया जाता है। मनुष्यों में जो विकास है सिर से लेकर पैर की ओर होता है, अन्य जातियों में किसी और तरीके से हो रहा होगा, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिर से लेकर पैर की ओर कैसे होता है विकास, अच्छा इसका सिद्धांत भी एक अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि सिर से लेकर पैर की ओर विकास कैसे होता है। जैसे सबसे पहले बालक जन्म लेता है तो उसका सिर होता है, आपने देखा होगा उसके सिर का बहुत जल्दी विकास हो जाता है। सबसे लास्ट में जैसे सिर से लेकर पैर की ओर हो रहा है, तो सबसे लास्ट में विकास किस चीज का होगा, पैर का। इसका आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, जैसे बच्चा गोद में होता है तो उसके सिर का विकास होता है, उसकी आंखों का, फिर नाक का, फिर उसके मुंह का, फिर उसके हाथों का। यानी कि चलने से पहले भी क्या है वो अपने हाथों का प्रयोग कर लेता है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देगा। पैरों का विकास सबसे लास्ट में होता है, इसलिए वो चलना बहुत बाद में सीखता है। अगर ये चीज़ उल्टी होती, मान लीजिए ये चीज़ उल्टी होती कि पैर से लेकर सिर की ओर विकास हो रहा होता, तो बच्चा पहले चलना सीख जाता, लेकिन कुछ देख नहीं पाता, कुछ छू नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता, कुछ नहीं होता, केवल आते ही इस दुनिया में चलना वो सीख जाता, है ना। तो जो चीज़ें हैं सही बनाई हैं भगवान ने, सिर से लेकर पैर की ओर ही विकास होना चाहिए, क्योंकि क्या है सोचने समझने की शक्ति
देखना उसको सबसे पहले जरूरी है, उसके हाथों का विकास होना सबसे पहले जरूरी है ना। इसलिए पैर का विकास सबसे बाद में होता है। यह है विकास क्रम की एक रूपता। इसमें क्या है कि मनुष्य जाति का विकास दूसरी अन्य जातियों की तुलना में भिन्न होता है। अगला जो विकास है वो है वृद्धि एवं विकास की गति। विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, तो इसको बोल सकते हैं कि विकास की गति की दर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो विकास की जो दर है वो आपको पता है, सबसे पहले तो हर इंसान में अलग अलग पाई जाती है, किसी में तीव्र, किसी में धीमी। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ अवस्थाएं हैं कि कुछ अवस्थाओं में जो विकास की गति है, उन अवस्थाओं में किस किस तरह की होती है वो हम पढ़ते हैं। जैसे शैशवावस्था में जो विकास की दर है वो तीव्र होती है, बाल्यावस्था में फिर दोबारा से वो मंद हो जाती है, किशोरावस्था में फिर दोबारा से विकास की गति तीव्र हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो विकास है शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र होता है और बाल्यावस्था में मंद होता है। यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, विकास की दर। ऐसा नहीं है कि विकास कम हो रहा है, विकास की दर, स्पीड से होना कम होना वो सारी चीज़ें हैं। विकास की दर, दो अवस्थाओं में विकास तीव्र गति से होता है, शैशवावस्था और किशोरावस्था। मंद गति से विकास की दर होती है बाल्यावस्था में। ऐसा आपने देखा हो, छोटा बालक एकदम जल्दी से बड़ा हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ना थोड़ा सा रुक जाती है। लेकिन किशोरावस्था में आती फिर दोबारा से एकदम से लंबाई उसकी बढ़ जाती है। तो आपने देखा ही होगा, आपको पता ही है। तो ये है विकास की गति की दर का सिद्धांत। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले सामान्य चीज़ों का विकास होता है, उसके बाद फिर विशिष्ट चीज़ों का विकास होता है। सामान्य चीज़ क्या मतलब, सामान्य अंग। सबसे पहले एक सामान्य अंग का विकास होगा, उसके बाद उस विशिष्ट अंगों का विकास होगा। जैसे सामान्य अंग क्या है, सामान्य अंग है हमारा हाथ, और विशिष्ट अंग क्या हो गया, विशिष्ट अंग हो गया हाथों की उंगलियां। उंगलियों के बाद भी क्या है, नाखून है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सबसे पहले एक सामान्य अंग का विकास होगा, यानी कि सबसे पहले सिर का, धड़ का विकास होगा, उसके बाद उसके बाल वगैरह वो सारी चीज़ें बाद में आएंगी, है ना। तो पहले सामान्य अंग, फिर उसके बाद विशिष्ट अंग। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है, उसको पढ़ के देखिए। रोते समय बालक के सभी अंग गति करते हैं, लेकिन बाद में सिर्फ आंख। जैसे छोटा बालक रोते समय अपने हाथों को भी हिलाता है, लेकिन अच्छा यहाँ पर ये बात बोली गई है कि सामान्य अंग का विकास कैसे हो जाता है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए छोटा बालक है, जब वो बचपन में रोता है तो आपने देखा होगा हाथों को भी फड़फड़ाता है। आपने देखा है हाथों को भी वो क्या है, फड़फड़ाता है, इधर से उधर मारेगा, पैरों को भी इधर से उधर मारेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो केवल रोएगा तो केवल उसकी आंखें ही काम करेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है ये विकास। विकास की दिशा अगर आपसे इस तरह पूछ ले कि विकास की दिशा क्या है, विकास का क्रम क्या है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अच्छा, विकास के जितने भी आयाम हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी का आपस में, वो सभी आपस में संबंधित होते हैं। परस्पर उनका संबंध होता है आपस में। जैसे एक होता है शारीरिक विकास, ये सारी चीज़ें विकास के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर होता ऐसा है कि शारीरिक विकास अगर बाधा आ जाए, शारीरिक विकास में अगर बाधा आ जाए तो उसके मानसिक विकास पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रख लो, एक चीज़ प्रभावित होगी, सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। अगर बच्चे का शारीरिक विकास ठीक तरह से नहीं हो पाया तो उसके मानसिक, उसके संवेगात्मक, उसके सामाजिक विकास पर जरूर प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी क्या है, सारी चीज़ें, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, है ना। इसका क्रम याद कर लीजिए। क्रम में आपको बता दूं, सबसे पहले शारीरिक विकास आता है, शारीरिक विकास प्रभावित होगा तो उसके बाद उसका मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास प्रभावित होगा तो उसके बाद उसका संवेगात्मक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा तो भाषाई, सामाजिक, इनको सारी चीज़ों को हम बाद में रख सकते हैं कभी भी। तो शुरुआत के दो याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है शारीरिक विकास, उसके बाद इंपॉर्टेंट है मानसिक विकास। सबसे पहले शारीरिक विकास का होना जरूरी है, उसके बाद उसके मानसिक विकास का होना जरूरी है, उसके बाद ही कोई विकास होगा। अगर इनमें डिस्टर्बेंस हो गया तो कोई विकास नहीं होगा, उन सभी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ सिद्धांत है 6, आगे और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये 6 सिद्धांत हैं, और 6 सिद्धांत में हमने क्या क्या पढ़ा। निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें क्या था, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास।
समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि विकास की गति हर एक बालक में अलग अलग होती है, किसी में तीव्र किसी में मंद। विकास क्रम की एकरूपता, एक क्रम होता है विकास का सिर से लेकर पैर की ओर, और इसमें भी क्या है, मनुष्य जाति का विकास अन्य प्राणियों की तुलना में, अन्य जातियों की तुलना में अलग होता है। वृद्धि एवं विकास की जो दर है वो समान नहीं रहती। शैशवावस्था में तीव्र, बाल्यावस्था में मंद, किशोरावस्था में फिर दोबारा से तीव्र हो जाती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी कि सबसे पहले सामान्य अंग का विकास होगा, उसके बाद विशिष्ट अंगों का विकास होगा। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के जो सभी आयाम हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसके बाद मानसिक विकास का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर ये दो विकास ठीक से हो जाते हैं उसके बाद ही आगे के जो विकास हैं वो ठीक से होंगे, है ना। तो ये 6 सिद्धांत हो गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिद्धांत हैं। एकीकरण का सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि एकीकरण का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद उसके भागों का विकास होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाला ही सिद्धांत के जैसा है ना। और सामान्य से विशिष्ट की ओर वाला जो सिद्धांत है वो इसी में से बना है, वो कोई अलग से सिद्धांत नहीं है, वो इसी में से बना है कि सबसे पहले क्या है, संपूर्ण अंग का, संपूर्ण अंग वही है, सामान्य अंग है। उसके बाद उसके कुछ भाग हैं, जैसे वही हाथ का सबसे पहले विकास होगा, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होगा, फिर उसके नाखूनों का विकास हो सकता है, और उंगलियों के बाद जो बाल वगैरह होते हैं हाथों पर, वो सारी चीज़ें, उनका विकास होगा। तो ऐसे ही है, सबसे पहले पैर का विकास होगा, फिर पैर की उंगलियों का विकास होगा, है ना, ऐसे होता है। तो ये क्या है, सबसे पहले सामान्य अंग का विकास होता है, यानी कि संपूर्ण अंग का, फिर उसके बाद उस संपूर्ण अंग के जितने भी भाग हैं उनका विकास होता है। ये कहता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। इसको याद कर लेना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में ये बोला जाता है कि विकास की जो भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, जैसे डॉक्टर देख के बता देते हैं ना, एक्सरे की मशीन से फिर पूरा हाथ का जो ढांचा है वो देख लेते हैं और बाद में आपको बता देते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, बाद में ये हड्डी बढ़ रही है, उधर से ये बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम है, आगे चल के क्या हो सकता है। तो विकास की एक तरह से भविष्यवाणी की जा सकती है ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी के विकास को देखकर, जैसे किसी का विकास, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का विकास आपको बचपन में दिख जाएगा कि उसमें अंतर क्या है, तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका विकास अच्छे से हो रहा है, उसका अच्छे से नहीं हो रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, जैसे गाँव वगैरह में वो देख के बता देते हैं कि जैसे कोई पहलवान है तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है कि उसका जो बच्चा है वो भी पहलवान ही होगा, वैसा शरीर, उसका कद काठी वैसा ही होगा, है ना। तो विकास की क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है। ये हमें कहाँ पता लगता है, विकास की भविष्यवाणी के सिद्धांत में। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की एक दिशा होती है और वो दिशा होती है सिर से लेकर पैर की ओर। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि सबसे बाद में लास्ट में बच्चा क्या है, चलना सीखता है, उससे पहले सारी चीज़ें वो करना सीख लेता है, क्योंकि पैर क्या है, सबसे एंड में है, लास्ट में है, सिर से लेकर पैर की ओर चल रहा है। इसके लिए आप वो वर्ड लिख लीजिए, सिर पदाभिमुख, है ना। इसमें कन्फ्यूज होता ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेट के टीईटी होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है, सिर पदाभिमुख, उनमें ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिर पदाभिमुख, है ना, इसको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, लास्ट जो सिद्धांत है वो है विकास एवं वृद्धि की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वही बात है, बिल्कुल कोई सिद्धांत नहीं है, उसमें बात बोल दी गई है कि जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है दोनों की ही परस्पर संबंध है और दोनों की ही परस्पर जो क्रिया है उसी से क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं ये, है ना। जैसे वंशानुक्रम आधार का काम करता है और वातावरण इसे बनाए रखने का काम। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वंशानुक्रम, और जब वो वातावरण में आ जाता है तो वातावरण उसको बनाए रखता है ना। जैसे ही बालक जैसा भी उसका विकास होकर जन्म लिया है फिर उसको वैसा ही बनाए रखेगा कौन, वातावरण। तो विकास एवं वृद्धि की क्रिया वंशानुक्रम एवं वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है ना। चलिए, ये आपके विकास के कुछ सिद्धांत हो गए हैं, केवल 10 सिद्धांत आप याद कर लीजिए।
इसके बाहर कोई नहीं पूछा जाता है। इसमें भी 3 से 4 सिद्धांत हैं जो मेन होते हैं, वही पूछे जाते हैं। एक आप इसमें विकास की दिशा याद कर लीजिए, एकीकरण का सिद्धांत याद कर लीजिए, निरंतरता वाला याद कर लीजिए, सामान्य से विशिष्ट वो याद कर लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। 10 सिद्धांत हैं इसमें, 5-6 सिद्धांत हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गए विकास के सिद्धांत। अब देख लेते हैं कि इनसे प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो छोटी छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो किस चीज पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। अब बोलोगे आप सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं सिद्धांत, ये कौन से सिद्धांत हैं? ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये बिल्कुल एक क्रियाएं हैं, कार्यक्रम हैं, पद्धति हैं जिनको सिद्धांत नाम दे दिया गया है। और इस तरह से जबरदस्ती एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। तो बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर क्या होगा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाएं होती हैं जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी में वो शिक्षण की खेल पद्धति है वो किस रूप की पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस चीज पर आधारित है? चलिए देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के लिए जो चीजें की जाती हैं प्राथमिक स्तर पर, उन्हीं के अकॉर्डिंग खेल पद्धतियां कराई जाती हैं, है ना। जो खेल पद्धतियां हैं, ऐसा नहीं है कि शारीरिक शिक्षा का कोई कार्यक्रम चल रहा है, शारीरिक शिक्षा तो होती नहीं है निचली कक्षाओं में। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, शिक्षण की कोई पद्धति नहीं है इसकी पर्टिकुलर। शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, समाज शास्त्रीय कोई सिद्धांत ही नहीं है, निचली कक्षाओं की बात की जा रही है। और जो खेल पद्धति हैं वो आधारित होती हैं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, है ना। वो सारी खेल पद्धतियां किस चीज को प्रभावित करेंगी? सीधा उनके विकास और उनकी वृद्धि को। पहले वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अच्छा, आज भी मुझे स्कोर बताना है ना आपके कितने सही है। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं, 5, 6, 7, 8 जितने भी कराऊं, सभी में से मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ठीक ठाक हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिलेट नहीं करता है किस चीज को? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को। देख लेते हैं। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगति यानी कि सानिध्य की आवश्यकता। बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको इजी बना दिया है ऑप्शन ने, है ना। तो ऑप्शन ने इसको इजी बना दिया है, आपको बड़ी आसानी से इसका आंसर पता लग गया होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 3। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका कोई संबंध नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से। ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं। कैसी हैं? शारीरिक। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये सारी चीजें सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हैं, जैसे सामाजिक अनुमोदन, सराहना, संवेगात्मक सुरक्षा, संगति, ये सारी चीजें कैसी हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन ये नहीं है। तो दूसरे वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, इसमें हमें सिद्धांत बताना है कि विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो देखिए 4th वाला, देखिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमने अभी पढ़ा है, निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा देखिए, विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, विकास हमेशा ऐसा होता है वर्तुलाकार। विकास कैसा होता है? हमेशा वर्तुलाकार होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर है, तो सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर सिर के ऊपर क्या है? उसके बाल, फिर बालों का विकास होगा,
बाल के बाद क्या है, कान, उसके कान का विकास होगा, फिर आँख, फिर नाक, ऐसे करके होता है। कोई चीज़ सेंटर में है तो सेंटर वाली चीज़ का पहले होगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो ऐसे रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है। आप लिख सकते हैं इसको, वर्तुलाकार होता है सिद्धांत। सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो ये सही है। सभी की विकास की दर क्या है, समान नहीं होती। सभी की विकास की दर कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। समान प्रतिमान के सिद्धांत में जो हमने पढ़ा था, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत्य संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। विकास की सारी प्रक्रियाएं अंत्य संबंधित हैं, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, है ना। और सभी प्रक्रियाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वंशानुक्रम से संबंधित हो, चाहे वातावरण से संबंधित हो, सभी प्रक्रियाएं अंत्य संबंधित ही होती हैं। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। समान प्रतिमान का सिद्धांत इसमें दिया है कि सभी की विकास की दर समान नहीं होती, जो कि सही है। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता। आंशिक पुनर्बलन हम जो शुरुआत में सबसे पहले जो पुनर्बलन यानी कि री एनफोर्समेंट बच्चे को किया जाता है, तो वास्तविक कक्षा में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, तो ये तो कट गया। पशुओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो पशुओं से संबंधित ही नहीं है। जो पुनर्बलन है वो पशुओं को नहीं, इंसानों को, बालकों को दिया जाता है कक्षा में। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। अच्छा, जो सबसे पहले आंशिक पुनर्बलन जो दिया गया है, वो सतत जो लगातार पुनर्बलन दिया जाता है उसकी अपेक्षा कम प्रभावी होता है या फिर ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही है। सबसे पहले अगर आप उसको पुनर्बलित नहीं करोगे तो वो कार्य पढ़ना शुरू नहीं करेगा। तो आंशिक पुनर्बलन देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है ना। तो 4 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। बताइए नीचे कमेंट करके आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जो खेलना होता है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, जरूरी होता है ना। तो खेलना इंपॉर्टेंट है, ये सही है। अब देखिए, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। कोई ऐसा निश्चित तरीका है कि सारे शिक्षार्थी उससे सीख लेंगे, गलत है। बहुत सारी विधियां होती हैं, शिक्षण विधियां, जिनका प्रयोग किया जाता है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। जो आपका विकास है और जो आपकी लर्निंग है वो समाज और सांस्कृतिक जितने भी संदर्भ हैं उनसे अप्रभावित रहेंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे क्या हैं, सीखना, बच्चे का विकास, जो सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे तो जरूर प्रभावित होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। प्रश्न पूछना कभी भी विकास में बाधक नहीं हो सकता, संज्ञानात्मक विकास में, इसलिए ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, है ना। आगे देख लेते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वह जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक एक आधार हो सकता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है। 2 साल पहले चिल्ला रहा था बहुत, जब बड़ा हो गया तो कुछ चेंजेस आ गए, अब उस तरह से नहीं चिल्ला रहा है। तो ये कौन से सिद्धांत में मैंने आपको बताया है। क्रमिक प्रकार से होता है, जो विकास है वो क्रमिक प्रकार से होता है, यानी कि क्रम वाली चीज है इसमें। विकास निरंतर दिए होता रहता है, तो निरंतर वाली चीज आपको दिखी है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है, तो वो वाली चीज आपको इसमें दिखी है। या फिर विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं, ये वाली चीज आपको इस स्टेटमेंट में दिखी है। बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर क्या होगा 6 वाले का। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा।
विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विभेद एवं एकीकरण क्या है? विकास के ही लक्षण हैं। एकीकरण के सिद्धांत में मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले एक संपूर्ण अंग का विकास होता है, फिर उसके बाद उसके जो भी विभिन्न छोटे छोटे उसके अंग हैं उनका विकास होता है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि बालक का जो है चेंजेस आ गए हैं, उसके शरीर में परिवर्तन आ गए हैं, उसकी वजह से वो उतनी ज़्यादा नहीं चिल्ला रहा है। तो ये सब क्या है? ये एकीकरण के सिद्धांत में मैंने आपको बताई है। 6 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालक का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये तो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में, ऑफलाइन वाली कमेंट्स में देना, और अपना स्कोर भी बताना कि आपको 7 में से आपके 7 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो ये क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए, बैटरी जाने वाली है। और निम्नलिखित कौन सा बालक का एक विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे नीचे कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।